नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने कंक्लूड किया एनलाइटनमेंट। उसमें हमने एग्जैक्टली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चेंजेस विच एनलाइटनमेंट ब्रॉट टू यूरोप एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप, ये अच्छे से हमने 2-3 एपिसोड्स में डिस्कस किया। पहली बात तो देखिए, एक इतिहास पढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम चेंज को समझें। हम समझें कि किस तरीके से दीज डिफरेंट चेंजेस, मतलब इकोनॉमिक चेंजेस कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट लाते हैं, कोई पॉलिटिकल चेंजेस इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट लाते हैं, कोई सोशल चेंजेस कॉग्निटिव चेंजेस पॉलिटिकल इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो किस तरीके से चेंज होता है और कैसे ये डिफरेंट फैक्टर्स, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बनते हैं और फिर वहाँ से कुछ और नई चीज़ें निकल के आती हैं जो आगे के चेंजेस में फिर से कंट्रीब्यूट करती है, और ऐसा लगातार चलते रहता है। ये इट्स अ सिंगल अनब्रोकन थ्रेड। और दूसरा, हमको ये समझना चाहिए कि ये जो चेंज हो रहा होता है, इसको जब हम समझते हैं तो इसको बड़े बैलेंस्ड और अनबायस्ड वे में समझने का फ़ायदा ये होता है कि हम इन चेंजेस को समझ के, हम इन चेंजेस को देख के हमारे आज की दुनिया का सेंस बना सकते हैं। वी कैन लुक अराउंड अस एंड वी कैन सी दी सिमिलर फैक्टर्स प्लेइंग आउट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विद इन आवर कंट्री, विद इन आवर रीजन, and we can see how these changes still affect each other and are still playing a prominent role। तो हमारा एक जो व्यू है वो एक क्रिटिकल व्यू बन जाता है। और जब मैं क्रिटिकल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें क्रिटिसिज्म करना है। क्रिटिकल व्यू का मतलब है कि हम किसी एक मुद्दे को बहुत अलग अलग एंगल से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या अगर नहीं समझ भी पा रहे हैं तो हम उनके उस मुद्दे के लिए अलग अलग एंगल्स के क्वेश्चंस उठाकर क्यूरियस बन रहे हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स टू स्टडी हिस्ट्री। अब देखिए, मैंने जो लास्ट एपिसोड में जब हमने एनलाइटनमेंट कंक्लूड किया था तो मैंने कहा था कि इस एनलाइटनमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा, अब हम आने वाले एपिसोड्स में समझेंगे। एंड दैट इज़ one thing about ideas are extremely powerful. They cross boundaries, they cross imaginations, they get transferred from people, from nations, from regions to other regions, and that is why ideas are extremely powerful. हमने जिस तरीके से जैसे हमने इमैनुअल कांट का एग्जाम्पल लिया था, उनका जो आइडिया था ऑफ रिपब्लिकनिज्म, हमने ये देखा कि उस एक आइडिया ने किस तरीके से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट डाला। सिमिलरली एनलाइटनमेंट के जितने आइडियाज़ थे अब ये स्प्रेड हो रहे हैं, राइट। दे वर बॉर्न इन दोज रीजन्स इन यूरोप, और अब ये वर्ल्ड में स्प्रेड होंगे, और इनके कारण, इनके स्प्रेड के कारण अलग अलग जगह पर हमें इनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसी सीरीज़ में आज हम शुरू करेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन। और मुझे लगता है आने वाले 3 या 4 एपिसोड में हम अच्छे से अमेरिकन रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आज हम मोस्टली वी विल लुक एट द ओवरव्यू ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अगले एपिसोड में हम थोड़ा उसके रीजंस पे ध्यान देंगे, उसकी इम्पॉर्टेंस इन द करंट वर्ल्ड हिस्ट्री, इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, वो समझेंगे। तीसरे में हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इतना पहले हो चुका था कि जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को भी और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी, अगर आपने जो मॉडर्न इंडिया पे जो एक सीरीज़ है जो मैंने करी है, उसमें जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिस्कशन किया है, उसमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को, हमने उसमें से कुछ चीज़ें उठाई हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने। एंड फिर हमने हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन सिविल वॉर। तो ये ऐसे 4 एपिसोड होंगे जो हम अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और
रीजंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन पे डिस्कशन पे फोकस करेंगे। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं और चूँकि हम बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया एंड अगर आप इंडिया के हैं तो आपको लगता है कि अरे यार अमेरिकन हिस्ट्री क्यों पढ़नी है मुझे, है ना, मतलब यूरोपियन हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों, इंडिया की ही क्यों ना पढ़ लूँ पहले सिर्फ, राइट। तो वो बात, वो आपका जो सेंटिमेंट है वो बहुत सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप एक हिस्ट्री स्टूडेंट है तो दूसरी कंट्रीज़ की हिस्ट्री या उनके कॉन्टेक्स्ट को समझ के आप अपनी क्रिटिकल एनालिसिस वाली जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, पहला तो ये। दूसरा, जैसा मैंने कहा, ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ इट्स फ्लूइड, इन्हें हम ज्योग्राफिक बाउंड्रीज में बांध के नहीं रख सकते। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम अमेरिकन रेवोल्यूशन और इन डिस्कशंस में सुनेंगे उनका इम्पैक्ट आप अपने कंट्री पे भी, अपने आसपास भी बहुत देखेंगे, राइट। तो ये इसी कारण से इन रेवोल्यूशंस इन दूसरे कंट्रीज़ में और यूरोप में जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में जिस तरीके से ये सब पढ़ रहे हैं, यही एक रीज़न है कि इसको पढ़ने से हमें अपनी एबिलिटी को अच्छा बनाने में हेल्प होती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम ओवरव्यू देखेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन का। नाउ अमेरिकन रेवोल्यूशन जो थी वो एक डिवाइडिंग लाइन बन के आई वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोग कॉलोनाइज थे उन्होंने अपने कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट विद्रोह किया, उन्होंने रिवॉल्ट किया और सक्सेसफुली रिवॉल्ट करके अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर ली, है ना। तो it was a step ahead of the demands that rose during enlightenment in Europe। देखेंगे हम कि किस तरीके से ये एक स्टेप अहेड है। और पहला तो ये। दूसरा, as soon as America gained its independence, उन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल था वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल था, फेडरल मॉडल था, संघीय व्यवस्था जिसे कहते हैं। और क्या है ये फेडरल मॉडल, हम इसको आने वाले एपिसोड्स में अच्छे से समझेंगे। और फेडरल मॉडल के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स की बात होना शुरू हुई, है ना। अभी तक ऐसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह की बातें किसी ने करी नहीं थी। अबाउट 13 ईयर्स लेटर फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, करेक्ट। तो पहली बार फंडामेंटल राइट्स और संघीय व्यवस्था, फेडरल जो अरेंजमेंट है उसका डिस्कशन हुआ, और ये इसलिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल मिला। और तीसरा, अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर वेस्ट ऑफ यूरोप, है ना। यूरोप के भी वेस्ट में एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का जन्म होगा, विच विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स फॉर लाइक ऑलमोस्ट 250 नेक्स्ट ईयर्स, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंस है अमेरिकन रेवोल्यूशन का। नाउ हु वर द पीपल, नाउ कौन थे ये लोग जिन्होंने अमेरिका में रेवोल्यूशन करी, है ना। तो सबसे पहले ये समझना है, हमने ये थोड़ा सा डिस्कस भी किया हुआ है कहीं और दूसरे एपिसोड्स में भी डिस्कस किया हुआ है, कि जब कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया तो वो अराउंड कैरेबियन लैंड करे थे और उनको लगा था कि वो इंडिया पहुंच गए हैं, इसलिए वो एरिया को उन्होंने वेस्ट इंडीज़, अब इंडीज़ है ना, इंडिया, उनको वो यही सोचते सोचते अपने जीवन पर्यंत यही सोचते रहे कि उन्होंने इंडिया डिस्कवर करा है। पर उन्होंने इंडिया नहीं, उन्होंने साउथ अमेरिका डिस्कवर कर लिया था। और इसलिए साउथ अमेरिका पे पूरी तरीके से स्पेन ने अपनी कॉलोनी सेटअप करना शुरू कर दी थी। आगे चल के पोर्चुगल ने भी ब्राज़ील में अपनी कॉलोनी सेटअप करी। और इन रिस्पॉन्स, यूरोप में तो ये टसल लगातार चल ही रहा था, तो इन रिस्पॉन्स क्या हुआ, जो फ्रांस, ब्रिटेन, डच, ये लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ एक्सप्लोर करने पहुंच गए। तो फ्रांस ने कनाडा में अपनी कॉलोनी सेटअप कर ली और ब्रिटेन ने इसी तरीके से अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर 13 कॉलोनीज़ को सेटअप किया, है ना। ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ बनाई गई और यही वो 13 कॉलोनीज़ थी जिन्होंने अल्टीमेटली फ्रीडम के लिए
फाइट किया, रिवॉल्ट किया और इन्होंने ही रेवोल्यूशन लाई। कौन कौन से 13 कॉलोनीज थे ये? न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, जॉर्जिया, नॉर्थ एंड साउथ कैरोलिना, कनेक्टिकट एंड न्यू जर्सी। ये 13 जो इनिशियल कॉलोनीज थी, इन्होंने विद्रोह किया। अब अच्छा, ब्रिटेन ने जब ये कॉलोनी सेटअप करी थी, ये 1620 में ये कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था, तो जब ये कॉलोनी सेटअप करी, सो ईच ऑफ दीज कॉलोनीज हैड सेपरेट गवर्नर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विथ हुम द गवर्नर्स वुड वर्क। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कौन होते थे? रीजनल एलिट्स एंड नोबल्स, है ना, जो वहाँ के कुलीन लोग थे, एलिट्स लोग थे, वो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा होते थे। तो शुरू से ही हम देखते हैं, आपने अगर मेरी मॉडर्न इंडिया की सीरीज सुनी होगी, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन वाली स्टेज हमारे यहाँ बहुत लेट शुरू हुई, मतलब 1850s के बाद शुरू हुई, है ना। यार मतलब जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस लड़ा गया 1857 में, उसके बाद ब्रिटेन ने थोड़ा बोला कि यार इनको भी थोड़ा सा अभी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, तब ये सब शुरू हुआ था, है ना, उसके फॉलोइंग ईयर्स में। यहाँ पर शुरू से ही ये सब चल रहा था, तो इस कारण से प्रैक्टिकली ऑल दीज कॉलोनीज हैड फार मोर ऑटोनॉमी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड दैट इज़ वाई जब मोनार्की ने इन पे थोड़ा सा और कंट्रोल लाने की कोशिश करी, सो ऑल ऑफ दीज कॉलोनीज रिवॉल्टेड। नाउ क्वेश्चन आता है कि भाई कॉलोनीज तो और भी जगह सेटअप करी हुई थी, सो वाई ओनली ब्रिटिश अमेरिकन पीपल रिवॉल्टेड? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझने की बात यह है कि देखिए, ये जो कॉलोनीज में लोग सेटल हुए थे, दीज वर ऑल ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, है ना। तो इनमें उसी तरीके का एक इंस्पिरेशन थी जो ब्रिटेन के सिटीजन्स में जागृत हो गई थी ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट एंड इवन बिफोर एनलाइटनमेंट। ये बातें वहाँ ब्रिटेन में शुरू हो चुकी थी, तो यही बात इन लोगों में भी थी, ये कोई अलग लोग तो थे नहीं। और इसलिए एक इम्पॉर्टेंट जो हमको समझना है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन ऑफ 1688, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों में इंस्पिरेशन कहाँ से आई। तो क्या था ग्लोरियस रेवोल्यूशन? तो होता क्या है कि 1685 में जेम्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड बिकम्स द किंग, है ना, वो उसको किंग इलेक्ट किया जाता है एंड ही गेट्स अ फुल सपोर्ट। ही इज़ अ कैथोलिक ओरिएंटेड मोनार्क, है ना, उसका ओरिएंटेशन कैथोलिक है, पर उसको प्रोटेस्टेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उसके सपोर्ट के कारण वो बन जाता है मोनार्क। और जैसे ही मोनार्क बनता है तो ही सस्पेंड्स द पार्लियामेंट ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड इन 1685। तो सबसे पहले तो वहाँ गड़बड़ी करता है, जिससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है। और दूसरा, जून 1688 में क्या होता है, उनको एक लड़का बॉर्न होता है और इसके कारण से फियर क्या हो जाता है कि उनका जो उत्तराधिकारी है उन्हीं का लड़का बन जाएगा। तो कैथोलिक जो मोनार्की है वो और आगे एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो लड़की थी, पहले लड़की उनकी जो थी मेरी सेकंड, वो बनने वाली थी। अब लोगों को डर लगने लग गया, मेरी सेकंड वॉज प्रोटेस्टेंट, लोगों को ये डर लगने लग गया कि जेम्स का लड़का ही अगर बन गया किंग तो ये कैथोलिक रियन जो है, जो रूल है, वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो पहला तो ये, और दूसरा, ही परसिक्यूट 7 बिशप्स ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड। बस ये 2 कारण से विद्रोह शुरू हो जाता है और उन्हीं की जो डॉटर है मैरी सेकंड, शी डिपोजेज जेम्स सेकंड एंड बिकम्स द मोनार्क। बट इसका एक जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है वो ये होता है कि एक बिल ऑफ राइट्स पास किया जाता है 1689 में, और उसमें क्लियरली लिख दिया जाता है कि क्राउन will require consent of people as represented in parliament। तो देखिए यहाँ पर अब मोनार्की के अगेंस्ट जो मिडिल क्लास है वो अब पावरफुल हो रहा है, और यही एक जो इंस्पिरेशन है वो पहले भी उन लोगों में थी जो अमेरिका में सेटल्ड थे, और इसी कारण से these were the people who revolted against the colonizers or the colonial rule इन अमेरिका।
तो ये बहुत अच्छे से हमको समझना है। दूसरी बात ये समझनी है कि विद इन ब्रिटिश अमेरिकन देयर वर उनके जो लीडर्स थे जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस जेफरसन, ये दोनों यूरोप की विजिट कर चुके थे और यूरोप की विजिट करने के कारण वहाँ के आइडियाज़ से काफ़ी इंस्पायर्ड ऑलरेडी थे, है ना। तो ये हमको बहुत अच्छे से और समझ लेना है। तीसरा, अमेरिका एक अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट था और जो लोग इस पे आते थे वो फ्री मैन कहलाते थे। फ्री मैन का मतलब ये है कि वो लोग अपनी कंट्रीज से दूर आते थे और यहाँ पर उनको गवर्न करने वाला, उन पे शासन करने वाले कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए जो ब्रिटिश अमेरिकन यहाँ सेटल हो गए थे दे हैड दैट एडेड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फ्रीडम। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण इट वॉज ब्रिटिश अमेरिकन हु फर्स्ट रिवॉल्टेड एंड दैट रिजल्टेड इनटू अमेरिकन रेवोल्यूशन। अच्छा, अमेरिकन सोसाइटी उस समय कैसे स्ट्रक्चर्ड थी ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर तो नोबल और एलिट्स होते थे। ये लोग कौन थे? ये लोग वो लोग थे जो भूमिधारी लोग थे, जो लैंड ओनिंग क्लास था, जो यहाँ पर सबसे पहले आया और हु हैड ह्यूज स्वॉथ्स ऑफ लैंड टू देयर नेम, है ना। फिर इनके नीचे मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास में कौन कौन? ट्रेडर्स, इंटेलेक्चुअल्स, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, स्मगलर्स, ये सारे लोग मिडिल क्लास फॉर्म करते थे। उसके नीचे लोअर क्लास था जिसमें फार्मर्स और लेबरर्स होते थे या स्किल्ड लेबरर्स होते थे। और फोर्थ एक और डिवीजन कौन था? स्लेव्स। स्लेव्स कौन कौन? एक तो वाइट स्लेव्स। वाइट स्लेव्स वर पीपल हु वर अंडर ह्यूज डेट एंड हु कुडंट पे ऑफ देयर डेट, तो अब वो स्लेव बन गए। दूसरे अफ्रीकन पीपल वर ट्रांसपोर्टेड। जो स्लेव ट्रेड होता था उसमें यहाँ पे खेती और बागवानी करने के लिए अफ्रीकन स्लेव लाए जाते थे, तो वो स्लेव कैटेगरी में दास प्रथा जिसे कहते हैं, स्लेवरी। And then third were red Indians. And why were they called red Indians? Because again Columbus discovered and thought it was India, so he called the native people as Indians, right? So they were also part of that group. So that is how American society was structured. एक और जनता थी, वो थी कॉन्विक्ट्स। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको निर्वासित कर दिया जाए, एग्जाइल कर दिया जाए, तो इसलिए हमारे यहाँ इंडिया में अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था। सिमिलरली ब्रिटेन के कॉन्विक्ट्स को अमेरिका भेज दिया जाता था। तो कॉन्विक्ट्स वर ऑल्सो who were exiled from their own countries were also a part of the society. एक और कौन सा पार्ट था? इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे, इनमें से मतलब मैं जो मिडिल क्लास बता रहा हूँ या फार्मर्स या लेबरर्स बता रहा हूँ, उनमें से कलेक्टिवली ऐसे बहुत बड़ा पार्ट ऑफ पीपल थे हु रैन अवे फ्रॉम इंग्लैंड बिकॉज ऑफ रिलीजियस ऑपरेशन। एंड क्या रिलीजियस ऑपरेशन था? दीज वर द प्यूरिटान्स। तो 1625 में स्टुअर्ट डायनेस्टी आती है। ये जेम्स सेकंड जिनकी हमने बात करी ना, उन्हीं के पूर्वज जेम्स फर्स्ट, और वो कैथोलिक होते हैं। अब वो जब कैथोलिक होते हैं तो वो परसिक्यूशन स्टार्ट करते हैं जो प्रोटेस्टेंट और प्यूरिटान्स होते हैं, और उनको एग्जाइल कर देते हैं। अब ये जो प्रोटेस्टेंट प्यूरिटान्स जो क्लास था, ये व्हेन दे केम टू अमेरिका, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोटेस्टेंट थे वो ट्रेडर क्लास के लोग ज़्यादा होते थे। क्यों? क्योंकि दे वर द वन हु वर revolting against church's idea of giving debt, earning profit, earning interest, इन सब के अगेंस्ट इन्होंने ही प्रोटेस्ट किया था, है ना। तो ये प्रोटेस्टेंट क्लास जब ह्यूज नंबर में अमेरिका आ जाता है तो दे फॉर्म दैट बेसिस ऑफ द सपोर्ट ऑफ कैपिटलिज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये एक बहुत बड़ा हमको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और दूसरा, बिकॉज दे वर परसिक्यूटेड थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इसलिए हम देखेंगे कि आगे चल के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रखना ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बनेगा कि स्टेट एंड रिलीजन शुड बी केप्ट सेपरेट। क्योंकि रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ तो रिलीजन का एक डर सा था
और इसलिए जो आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म थे इन लोगों ने उसको आगे चल के अडॉप्ट किया। तो ये था अमेरिकन सोसाइटी का स्ट्रक्चर, नोबल्स, एलिट्स, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, स्लेव्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पीपल who underwent a lot of religious oppression and were exiled from England, Puritans। अच्छा, अब समझते हैं कि किस तरीके से अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ यूरोपियन एजेंडा। मतलब किस तरीके से का कहने का मतलब है कि हम देखेंगे कि दो लेवल पे, एक तो इकोनॉमिक लेवल पे हमने जब समझा था कि जो कमर्शियल कैपिटलिज्म था, याद है आपको वाणिज्यवाद, जिसमें मोनार्क चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट उनके फेवर में हो, है ना, और इसीलिए ही वाणिज्यवाद का ही एक, कमर्शियल कैपिटलिज्म का ही एक एक्सटेंशन होता है कॉलोनियलिज्म, कि आप कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने लग जाओ जिसके कारण से बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीटली तुम्हारे फेवर में आने लग जाए। तो ये जो इकोनॉमिक रीजन था, इसी के अगेंस्ट ही अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी एक रिवॉल्ट का एक हिस्सा ये भी है कि ये कमर्शियल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रिवॉल्ट था, वेयर द मिडिल क्लास अटैक्ड कमर्शियल कैपिटलिज्म, है ना, दैट मेड मोनार्की पावरफुल। और यही का यही हम अमेरिकन, जो हमने यूरोप में देखा, वेयर मिडिल क्लास इज नाउ टारगेटिंग मोनार्की एंड मिडिल क्लास इज टारगेटिंग कमर्शियल कैपिटलिज्म, वही हम अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी देखेंगे। दूसरा कि है तो कॉलोनाइज्ड कॉलोनीज का रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर कॉलोनाइजर, बट हमने क्या समझा कि दिस इज ऑल्सो अ रिवॉल्ट ऑफ मिडिल क्लास अगेंस्ट द मोनार्क, विच इज़ द सेम थिंग दैट वी ऑल्सो सॉ इन यूरोप। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज फेयरली had pretty much the same agenda as that what we saw happening in Europe during the Enlightenment and pre-Enlightenment during the Renaissance period as well. Now एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको रेवोल्यूशन का क्यों कहा जाता है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो समझ में आता है। देखिए, रेवोल्यूशन तब किसी चीज़ को बोला जाता है तब when it results into a fundamental shift in economic, political and social structures, और वो हमको अमेरिकन रेवोल्यूशन में अच्छे से देखने को मिलेगा। और इसीलिए ही इट वाज नॉट जस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बट अ रेवोल्यूशन। एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा अमेरिकन रेवोल्यूशन से रिलेटेड, दैट इट वाज अ मिडिल क्लास रेवोल्यूशन। जो लीडरशिप थी, वो लीडरशिप ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, द लीडर्स ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन केम फ्रॉम मिडिल क्लास। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलती है कि मिडिल क्लास रेवोल्यूशन का, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया था कि मिडिल क्लास नेवर वांट्स डेमोक्रेसी, है ना, नेवर सपोर्टेड डेमोक्रेसी। सो इसलिए हम देखेंगे कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब सारे लोगों को वोट देने का अधिकार बहुत सालों तक अमेरिका में नहीं बनेगा, है ना। तो इट वॉजंट इम्प्लीमेंटेड बिकॉज मिडिल क्लास डिड नॉट वांट अ लॉट ऑफ अदर पीपल टू पार्टिसिपेट इन दैट वोटिंग। इसमें एक और हम देखने को जो चीज़ देखने को मिलती है अमेरिकन रेवोल्यूशन में कि लोअर क्लास डेफिनेटली ट्राइड टू रेज देयर वॉइस एंड इंसिडेंसेस लाइक बॉस्टन मैसेकर occurred as the result of that. However, the leadership, उन्होंने बहुत चालाकी से क्या किया, उनकी डिमांड्स को, लोअर क्लास की डिमांड्स को पॉलिटिकल एजेंडा से जोड़ दिया और उनको इसमें ही मिला लिया विदाउट वर्किंग टू मच फॉर देयर इकोनॉमिक फ्रीडम। दूसरा एक और चीज़ समझते हैं कि एलिट्स ऑल्सो डिड नॉट ज्वाइन द रेवोल्यूशन, क्योंकि आप खुद सोचिए, लैंड ओनिंग क्लास को तो ऑलरेडी जो मिलना था वो तो मिला ही हुआ है। हम इंडिया में भी इस तरीके का एक जब डिस्कशन करते हैं तब देखते हैं कि ज़मींदारों ने ज़्यादा इन सब जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में बंगाल के ज़मींदारों ने ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया ही नहीं, है ना, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी सेफ थे। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो लैंड ओनिंग एलिट्स थे, with even in America's 13 colonies, they did not become a part of this revolution.
तो इस तरीके से ये जो अमेरिकन रेवोल्यूशन था, इसका जो नेचर था, इट वाज अ मिडिल क्लास रेवोल्यूशन। आई थिंक आज हमने एक काफ़ी अच्छे से अमेरिकन रेवोल्यूशन का ओवरव्यू डिस्कस कर लिया है। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जस्ट एक तरीके से समझा कि क्यों इम्पॉर्टेंट थी अमेरिकन रेवोल्यूशन, क्या महत्व था उसका। फिर हमने ये समझा हु वर द पीपल who revolted and why were the British Americans the one who ultimately revolted, और उसके कनेक्शन में हमने ग्लोरियस रेवोल्यूशन को समझा। फिर हमने अमेरिकन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझा और उसमें हमने प्यूरिटान्स का जो एक मतलब वो एक बहुत बड़ा हिस्सा था सोसाइटी का, और उसका इम्पॉर्टेंस समझा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज more an extension of the European agenda, and finally we concluded it by understanding that American Revolution was majorly a middle class revolution. तो आज हम इस ओवरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम वी विल डीप डाइव इनटू द रीजंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, Jai Hind.